जोलॉजिकल नेम। मोर का जोलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा? पाउक्रिस्टेटस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाउक्रिस्टेटस। क्या हो जाएगा? पाउक्रिस्टेटस। तो ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हमने बता दिया। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या हो गया? कमल हो गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो गया? तो मोर हो गया। क्या हो गया? मोर। मोर का क्या हो जाएगा? पाउक्रिस्टेटस हो गया। कमल का क्या हो जाएगा? निलंबो नुसिफेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निलंबो नुसिफेरा हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछ लेता कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखना। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बेलथाप नेशन नामक पुस्तक के लेखक, बेलथाप नेशन, तो बेलथाप नेशन नामक पुस्तक के लेखक अगर पूछ लेता है तो बेलथाप नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाए? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। तो ये भी ध्यान रखना, जिसे क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र के पिता। ये भी ध्यान रखना, अगर पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र के पिता किसे, क्या पूछा जाता है? अर्थशास्त्र के पिता, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के पिता भी कौन हो जाएंगे? एडम स्मिथ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। और बेलथाप नेशन नामक पुस्तक के अगर लेकर पूछ लेगा तो बेलथाप नेशन नामक पुस्तक के लेकर भी कौन हो जाएंगे? एडम स्मिथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एडम स्मिथ। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर पूछ लेता अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेकर, यहां पर आप सब कंफ्यूज हो सकते हो। अगर पूछेगा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक, क्या पूछ लेता? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक। तो अर्थशास्त्र यहां पर देख लेना, अर्थशास्त्र यहाँ पिता पूछ रहा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, लेकिन तो यहाँ पर क्या पूछ रहा? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक। ये लगभग तीनों क्वेश्चन रिपीट में आया हुआ, इसलिए हम आप सबको बता दे रहे हैं। तीनों लगभग कभी ना कभी पूछा गया। ये तो कानपुर यूनिवर्सिटी पेपर बनाया था तो पूछा, और ये भी दोनों क्वेश्चन लगभग पूछा गया। तो पहला बेलथाप नेशन एक बुक का नाम है, जिसके लेखक कौन है? आथर पूछा जा सकता है। इसके लेखक कौन है? एडम स्मिथ हो जाएंगे। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। अब आ जाता है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे चाणक्य। चाणक्य, या उसे क्या, उन्हें क्या कहा जाता है? कौटिल्य। चाणक्य, कौटिल्य, उन्हें क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त। क्या कहा जाता है? विष्णु। तो ये भी ध्यान रखना कि अर्थशास्त्र नाम पुस्तक के लेकर चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त हो जाएगा। बेलथाप नेशन हो जाएगा। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। नाबार्ड की स्थापना आप सबको पता ही होगा। नाबार्ड की स्थापना अगर पूछ लेगा तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब? 12 जुलाई 1982। हाँ, एक क्वेश्चन और बता देते हैं। तो अगर पूछ लेता आरबीआई की स्थापना, आरबीआई, तो आरबीआई का पूरा नाम आप सबको पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना अगर पूछ लेता, क्या स्थापना, तो आरबीआई की जो स्थापना हो जाएगी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। तो ये ध्यान रखना कि आरबीआई की स्थापना, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। अगर पूछ लेता कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण होता है नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, यानी आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण जिसे बोला जाता है नेशनलाइजेशन, क्या होता है? राष्ट्रीयकरण। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो ये ध्यान रखना कि आरबीआई के जो राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किसके? 1 अप्रैल 1935 को। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता? तो आरबीआई को कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता? तो आरबीआई को कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जनरल क्वेश्चन। जनरल एग्रीकल्चर में स्टार्ट करते हैं हमारे 2-4 क्वेश्चन जीएस के हैं, जो हम आप सबको अगर 2-4-10 क्वेश्चन, अगर रोज 5 क्वेश्चन बताएंगे, 6 क्वेश्चन बताएंगे, तो हो सकता है बाई चांस 2-4 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। और वही क्वेश्चन बताएंगे जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको आप सभी लोग हल्के मत लेना, एक क्वेश्चन अच्छे से याद करना, ठीक है? और हमें विश्वास भी है, उम्मीद भी है कि आपको जरूर इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मैच करेंगे। कोई क्या हो सकता है 2-4-5 क्वेश्चन भी मैच कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं जनरल एग्रीकल्चर का जो मेरा लेक्चर रहेगा। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष, भारत में प्रतिवर्ष आहार का उपभोग लगभग कितना करता है? अगर देखा जाए कि एक व्यक्ति एक वर्ष में कितना आहार का सेवन करता है, चाहे वो दाल के यानी दाल बनाकर लोग सेवन करते हैं, तो प्रति व्यक्ति यानी अगर एक रेशियो देखा जाए कि एक व्यक्ति एक वर्ष में कितने आहार की दाल का सेवन करता है, कितना आहार का उपयोग करता है, तो लगभग हो जाएगा 11.34 किलोग्राम या लगभग 11.5 किलोग्राम प्रतिवर्ष आहार का उपयोग करता है। तो ये हमारा, आप देखे होंगे इंटरमीडिएट की जब किताब उठाओगे आहार की कल्टीवेशन दिया, वहां पर ये क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया पहला क्वेश्चन कि भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष यानी एक व्यक्ति एक दिन में, यानी सॉरी एक वर्ष में कितने आहार का उपभोग करता है, कितना सेवन करता है अपने दैनिक जीवन में एक वर्ष में, तो 11.34 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है,
अरहर में कौन सी अमीनो एसिड पाई जाती है? व्हिच अमीनो एसिड आर फाउंड इन, क्या बोला जाता है, यानी अरहर बोला जाता है, क्या बोला जाता है अरहर? तो पूछा जा सकता है कि अरहर में कौन सी अमीनो एसिड पाई जाती है या अमीनो अम्ल पाई जाती है? तो लाइसिन, यहाँ पर कमा लगा लेना, लाइसिन, सिस्टीन और आर्जिनिन, तीनों इसमें पाई जा सकती है। क्या? लाइसिन, सिस्टीन और आर्जिनिन, तो तीनों आप ध्यान रखना कि अरहर में कौन से यानी कौन सा अम्ल इसमें पाया जाता है, कौन सा अमीनो अम्ल पाया जाता है। तो 3 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, लाइसिन पहला हो जाएगा, दूसरा सिस्टीन हो जाएगा, तीसरा आर्जिनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्जिनिन। जैसे धान में पूछ लेता कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओराइजिन। धान में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओराइजिन। गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लूटिन। मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो जिंक प्रोटीन पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन प्रति व्यक्ति एक व्यक्ति को एक दिन में कितने प्रति व्यक्ति को एक वर्ष में कितने अरहर का सेवन करना चाहिए? तो 11.34 किलोग्राम या 11.5 किलोग्राम। अरहर में कौन सा अमीनो अम्ल पाया जाता है? तो लाइसिन हो जाएगा, सिस्टीन हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा? आर्जिनिन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, अरहर को क्या बोला जाता है? तुर। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, कभी हमारे यूपीपी में एक 2 बार पूछा गया था कि तुर, या एसएससी में भी कई बार पूछा गया, तुर किस फसल का नाम है या किस फसल को कहा जाता है? तो तुर किसे कहा जाता है? अरहर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरहर को कहा जाता है। बाई चांस अगर अरहर ना दे के पिजन पी ना दे के हो सकता है अरहर या पिजन पी ना दे, और वहां पे दे सकता है तुर दे सकता है। क्या? तो मतलब क्या होता है? अरहर होता है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व में सबसे अधिक अरहर का क्षेत्रफल उत्पादन किस देश का है? मतलब कौन सा ऐसा देश है विश्व में जो सबसे अधिक अरहर का क्षेत्रफल उत्पादन जिस देश में होता है? तो वो कौन सा देश हो जाएगा? भारत हो जाएगा। कौन सा? भारत। तो ये ध्यान रखना कि विश्व में सबसे अधिक अरहर का क्षेत्रफल उत्पादन, एरिया एंड प्रोडक्शन, मतलब क्षेत्रफल उत्पादन मतलब क्या होता है? एरिया एंड प्रोडक्शन। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? भारत। उसके बाद आता कि भारत में सबसे अधिक अरहर का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। ये देना। अब अरहर हमारा C3 प्लांट है। क्या होता है? C3 और 60 डे प्लांट है, मतलब छोटे दिन वाला होता है। क्या? छोटे 60 डे वाला कब हम इसका सेलेक्ट किया जाता है? यानी जब उसमें फूल आने के समय, फूल आने से लेकर दाना पकने तक की जो, अगर उस समय दिन छोटा होता है तो उसे 60 डे बोला जाता है। अगर फूल आ रहा है और उसमें मतलब फ्लावरिंग स्टेज चल रहा है, धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, अगर दिन बड़ा हो रहा है तो उसे क्या बोला जाता है? लॉन्ग डे प्लांट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लॉन्ग डे प्लांट। पौधों की वृद्धि और विकास पे, वृद्धि पे तो समझिए कुछ नहीं डिपेंड होता, वृद्धि पे नहीं, कुछ विकास पे, लेकिन तो जो सबसे ज्यादा डिपेंड होता है उसके फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, फ्लावरिंग स्टेज और फ्रूट सेटिंग स्टेज पे सबसे ज्यादा हमारा 60 डे और लॉन्ग डे प्लांट उसमें डिपेंड होता है। C3, तो C3 के बारे में हमने आप सबको बता दिया था। C3 के बारे में एक बार हम आप सबको मार्कोलॉजी, मार्कोलॉजी मतलब क्या होता है? बाहरी संरचना देख के कैसे बता सकते हैं C3 प्लांट या C4? तो एक बार दोबारा हम रिपीट कर दे रहे हैं, आप सबको एक बार हमने बताया था। C3 प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनकी पत्तियां पतली होती, उन्हें C3 प्लांट बोला जाता है। जैसे हमारा गेहूं, धान, क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा, धान हो जाएगा, अरहर हो जाएगा और आलू, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? C3 प्लांट के अंतर्गत आते हैं। वह पौधे जिनकी पत्तियां पतली होती हैं उन्हें हम C3 प्लांट के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखा जाता है? C3 प्लांट के। और C4 प्लांट वह पत्तियां, वह पौधे जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं उसे हम C4 प्लांट के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आता है? C4। देखोगे मक्का की भी पत्ती चौड़ी होती है, गन्ना की भी होती है, ज्वार की भी होती है और बाजरा की भी होती है। इन सभी की पत्तियां कैसे होती है? चौड़ी होती है। तो उन्हें क्या बोला जाता है? C4 प्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? C4 प्लांट कहा जाता है। एक और प्लांट होता है कैम, जिसे बोला जाता है कैल्कुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। कैम प्लांट में ये होता है जैसे हमारा हो जाएगा आपका अनानास होता है, लहसुन हो जाएगा, प्याज हो जाएगा, ये सब किसके अंतर्गत आता है? कैम प्लांट के अंतर्गत आता है। इसके स्टोमेटा जो होते हैं रात में खुलते हैं, इसका मेन जो कैरेक्टर होता है, और ये पानी का अवशोषण अधिक करते हैं। क्या करते हैं? जो वाटर एब्जॉर्प्शन यानी कैपेसिटी होता है इनका हाई होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इनका हाई होता है। किसका होता है? यानी कैम प्लांट का होता है। पहले सबसे पहले ध्यान रखना कैम का पूरा नाम कैल्कुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। इसके स्टोमेटा रात में खुलते हैं, इसमें पानी अवशोषण की क्षमता अधिक होती है। जैसे हमारा हो जाएगा अनानास हो जाएगा, प्याज हो जाएगा और लहसुन, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? कैम प्लांट के अंतर्गत आते हैं। तो विश्व में सबसे अधिक अरहर का क्षेत्रफल उत्पादन भारत में होता है। भारत में सबसे अधिक अरहर का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश है, उसमें अरहर C3 प्लांट और ये 60 प्लांट है। क्या हो जाए? C3 और 60 प्लांट है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरहर अधिकतर सूखा सहनशील फसल है। इन्हें क्या होता है? हमारा ड्राई मतलब क्या होता है? इसको हम देखो आगे अरहर की खेती ऐसी जगह भी की जाती है जहां पर कम वर्षा होता है। जैसे हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र होता है, क्या बुंदेलखंड एरिया होता है, वहां पर भी अरहर की खेती की जा सकती है क्योंकि वहां पर बारिश कम होता है। और जैसे हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में तो पहले बहुत अरहर की खेती होती है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो मेजर डिजीज लगने लगी उत्तर प्रदेश में बिल्ट डिजीज, उगठा रोग लगने लगा। अब उगठा रोग क्यों लगता है? हमारे किसान जो लोग तो उन्हें ये नहीं जानकारी रहता कि क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र हम करते, यानी फसल चक्र करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन मतलब ये होता है कि फसल चक्र कि हमारा जो लैंड रहेगा वो फिक्स रहेगा, लेकिन तो क्रॉप को हम ईयर बाय ईयर क्या होता है, ईयर आफ्टर ईयर उसको हम बदलते रहते हैं। क्या होता है? जैसे एक बार हमने अरहर की बुआई कर दिया तो दूसरी बार हम क्या होता है? धान गेहूं की रोपाई कर सकते हैं, तीसरी बार हम गन्ने की बुआई कर सकते हैं, उसके बाद फिर अरहर की बुआई कर सकते हैं। लेकिन तो बहुत लोग ये होता है कि 2001 में अरहर की बुआई की, 2 में, 3 में, 4 में, 5 ऐसे 10 साल अरहर की बुआई कंटिन्यू करेंगे। और 10 साल जब अरहर की बुआई कर देंगे तो समझ लीजिए इसमें काफी दिक्कत होने लगेगी। क्या होगा? काफी दिक्कत होने लगेगा। अब वही आप बार बार उसी फसल की बुआई करोगे तो उसमें जो इंसेक्ट लगने वाले रहेंगे वो और ज्यादा प्रभावित होंगे, और डिजीज जो हमारे सॉइल में भी डिजीज पहुंच जाएगी, और सॉइल में जब डिजीज पहुंचेगी तो वो बनी रहेगी। जैसे आप फसल की बुआई करोगे तैसे उसका आक्रमण लगभग इफेक्ट पढ़ने लगा। तो इसलिए क्रॉप रोटेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यानी जो हमारी सॉइल फर्टिलिटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए क्रॉप रोटेशन बहुत आवश्यक होता है। जिसे बोला जाता है फसल चक्र यही होता है कि जो हमारे लैंड होती है फिक्स आती है, लेकिन तो फसल को हम ईयर आफ्टर ईयर जो होता है क्रॉप रोटेट करते रहते हैं, मतलब बदलते रहते हैं, तो उसे बोला जाता है क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र।
तो ये अरहर हमारी अधिकतर सूखा शासीन फसल, मतलब अगर कम वर्षा होती तो भी इसकी यहाँ खेती की जाती है। वैरायटी प्रजातियां, इसमें वैरायटी तो बहुत है लेकिन हम जो मुख्य मुख्य वैरायटी रहेगा वो देखेंगे। तो पहले ये देखना पूसा 84, ये काफी महत्वपूर्ण वैरायटी है। पूसा 84 मानक, ये भी वैरायटी महत्वपूर्ण। उपास 120, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है। लगभग ये वैरायटी तो अक्सर पूछा जाता है कि उपास 120 ऐसे लिख देगा, उपास 120। उपास 120 किसकी वैरायटी है? तो किसकी है? अरहर की। अब लोग जानते होंगे गांव में लोग कहते हैं कि आज उपास है, मतलब खाना वाना नहीं खाते हैं। लोग कहते हैं कि आज हम उपास है, मतलब खाना वाना नहीं खाएंगे। तो उससे समझ लेना उपास है तो मतलब ये किसकी वैरायटी? अरहर की प्रजाति। किसकी है? अरहर की प्रजाति है। बहुत ही सिंपल वैरायटी है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो बता देना कि आज हम उपास है, तो समझ लेना किसकी वैरायटी? अरहर की प्रजाति। तो अगर वहां उपास 120 आ जाए तो किसकी वैरायटी मानी जाएगी? अरहर की प्रजाति। तो पूसा 84 मानक, उपास 120 120 हो जाएगा। उसके बाद आजाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। उसका नरेंद्र अरहर, क्या हो जाएगा? नरेंद्र अरहर। उसका कभी कभी पूछ लेता आशा भी अरहर के अंतर्गत आती है। क्या? आशा भी अरहर की प्रजाति। तो इसको भी नोट कर लेना, आशा अरहर की भी है और मक्का की भी है, दोनों की वैरायटी पूछी जा सकती है। तो अगर मक्का दिया है तो मक्का लगाएंगे, अगर अरहर दिया तो अरहर लगाएंगे। तो ये हमारी वैरायटी है, प्रजातियां हो गई। ICPH पूसा 84 मानक, उपास 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपास 120, आशा हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। और ICPH एक वैरायटी आती है सर, आगे वैरायटी है। तो ये वैरायटी में ध्यान रखना, ICPH 8, ये भी अरहर की वैरायटी और काफी महत्वपूर्ण और फेमस वैरायटी। क्या? काफी महत्वपूर्ण और फेमस वैरायटी। तो ये ध्यान रखना। बाकी अब हम देखते हैं हमारा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मालवी चमत्कार, हाँ ये भी एक वैरायटी हमारी है। अब मालवी चमत्कार में कुछ इसके कैरेक्टर जो है, इसका सिम्टम या लक्षण का कैरेक्टर, उसको भी हम देख लेते हैं। इसके एक पौधे में लगभग 1500 फलियां, इसके एक पौधे में 1500 फलियों से लगभग 6000 दाने प्राप्त होते हैं। 1500 फलियों से लगभग हमें 6000 दाने प्राप्त होते हैं। ये फलियां मतलब क्या होता है? अब जैसे ये हमारे पौधे में ब्रांचेस, यहाँ पर एक फलिया से पूरा लगे, एक फलिया से यहाँ पर डंठल निकल गया और एक फलिया से इसमें देखोगे हल्का हल्का इसकी फलियां हल्का हल्का क्या होती है? टेढ़ी होती है, हल्का सा ऐसे रहता है और इसके बीच में से यहाँ पर दाना भरा रहता है। कैसे? दाना ऐसे बना रहता है। तो इसमें जो एक पौधे से लगभग 1500 फलियां, ये एक फली हो गया, ये एक फली हो गया। किस क्या है? फली। पोड मतलब क्या बोला जाता है? फली। POD, पोड मतलब क्या होता है? फली। तो ये इसके एक पौधे से लगभग हमें 1500 फलियां प्राप्त होती हैं और 1500 फलियों में हमें लगभग 6000 दाना प्राप्त होता है। कितना? 6000 दाने प्राप्त होते हैं। और इसमें जो उपज होता है 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसमें उपज प्राप्त होता है। कितना? 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें इससे दाना प्राप्त होता है। कितने कुंटल? 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर दाना हमें इससे प्राप्त होता है। तो मालवी चमत्कार, पहले ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि मालवी चमत्कार इस वैरायटी ऑफ अरहर की वैरायटी है। इसके एक पौधे में 1500 फलियां होती। कितनी होती? 1500 फलियां होती और 1500 फलियों से लगभग हमें 6000 दाने प्राप्त होते हैं। और इसमें जो उपज होता है 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर दाना में प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर दाना। अब देखो पूसा 84, नेक्स्ट वैरायटी है पूसा 84, या IARI से विकसित की गई थी। किसे? IARI से विकसित की गई थी। और यह प्रजाति उप था वह झुलसा रोग के प्रति प्रतिरोधी होती है। मतलब इसमें बेल्ट डिजीज और ब्लाइट मतलब झुलसा रोग, ये दोनों बीमारी इसमें नहीं लगता है। तो ये आप इसमें ध्यान रखना कि पूसा 84 अरहर की प्रजाति है। कहां से निकाली गई या डेवलप की गई? IARI से, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां से? इसकी स्थापना, IARI की स्थापना आप सबको पता ही होगा। इसकी जो स्थापना हुई थी 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। 1934 में वहां पर भूकंप आ गया था पूसा बिहार में। 1936 में से ट्रांसफर कर दिया गया पूसा, यानी पूसा न्यू दिल्ली में। उसके बाद 1958 में इसका, पहले इसका जब स्थापना हुआ था तो आप सबको बता देते हैं, जब स्थापना हुआ था तो इसका नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट था। क्या था? इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट था। लेकिन तो 1958 में इसका नाम बदल के कर दिया गया था, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया। तो आज जो पूछा जाता है हमारा यही पूछा जाता है कि IARI का पूरा नाम क्या? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहां पर स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। तो पूसा 84 वहीं से वैरायटी निकाली गई है, जो बिल्ट या उठा डिजीज और झुलसा रोग के प्रति रेसिस्टेंट होती है, मतलब प्रतिरोधी होती है, उसमें यह बीमारी नहीं लगती। तो पहला मालवी चमत्कार, दूसरा हमने बता दिया पूसा 84। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आज हम धीरे पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर बहुत तेज पढ़ाते हो, स्पीड ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा स्लो किया है। देखो बुलेट की तरफ ये चलते धीरे धीरे। जब चलो देखते हैं सोइंग टाइम है, बुआई का समय। क्या देखते हैं? सोइंग टाइम है, बुआई का समय। अब देखो रेनी सीजन, वर्षा ऋतु में, वैसे अरहर की जो मुख्य बुआई है होता हमारा रेनी सीजन है, वर्षा ऋतु में। तो अरहर की जो बुआई का अगर मुख्य समय पूछ लेता है तो जुलाई का प्रथम सप्ताह ही माना जाता है। क्या? फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जुलाई का प्रथम सप्ताह माना जाता है। चाहे रेनी सीजन या सामान्य रूप से पूछ लेगा तो जुलाई का प्रथम सप्ताह। इरिगेटेड क्षेत्र में भी हम जून के मध्य तक इसकी बुआई कर देते हैं। इरिगेटेड मतलब जहां पर हमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। अगर अगेती बुआई करते तो 15 जून तक, 5 जून के आसपास इसकी बुआई कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना। पहला हमने अरहर की बुआई बता दिया आप सबको, जून के प्रथम सप्ताह में, चाहे रेनी सीजन या सामान्य रूप से। इरिगेटेड एरिया मतलब सिंचित क्षेत्रों में 15 जून तक इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर अगेती बुआई करते हैं तो 5 से 10 जून तक इसकी बुआई कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो सीड रेट, हाँ यहाँ से एक कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि अरहर की बीज दर, तो एक आप सबको हम बता दे रहे हैं कॉमन सामान्य रूप से जो पूछा जाता है कि अगर पूछ लेता कि अरहर की बीज दर सामान्य रूप से बिना कोई कंडीशन लगाए तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, आप आंख बंद करके लगा दीजिए। कितना होता है? 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।
अगर पूछ लेता है ऐसे कि अरहर की बीज दर कितनी होती है, तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इसी के आसपास, मतलब ये एकदम राइट आंसर है कि अरहर की बीज दर कितनी होती है, तो 12 से 15 किलोग्राम। लेकिन अगर यहाँ पर पूछ लेगा अगेती प्रजातियों की बीज दर, तो 14 से 15 किलोग्राम। इसमें स्पेसिंग कितना रखा जाता है, 60 इंटू 20 सेंटीमीटर। लेट अगर हम लोग बुआई करते तो 10 से 12 किलोग्राम बीज दर रखते हैं। इसमें स्पेसिंग 120 इंटू 30 सेंटीमीटर रखा जाता है। ये तो ऐसे बहुत कम पूछेगा आपको केस में कि अगेती प्रजाति की अरहर की बीज दर, या लेट अगर हम बुआई करते तो उसकी बीज दर, ये नहीं पूछता। सीधा सीधा यही पूछता है कि अरहर की बीज दर कितनी होती है, तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। जितना ज्वार का होता है उतना अरहर का होता है। ज्वार मतलब ज्यादा, ज्वार मतलब ज्यादा, और बाजरा की बीज दर 4 से 5 किलोग्राम होती है। लेकिन तो अरहर की जो बीज दर होती है वो कितना होता है, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। स्पेसिंग इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तो सीड ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सबके लिए मतलब लगभग पूछा भी गया कंपटीशन में, और महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीपीएच 8। देखो अभी हमने जो आप सबको बता रहे थे वो यही ये वैरायटी का नाम आ गया आईसीपीएच 8। पहला ये भी ध्यान रखना कि आईसीपीएच 8 अरहर किसकी प्रजाति, अरहर की। और कैसी वैरायटी, हाइब्रिड प्रजाति, कैसी संकर प्रजाति, कैसी प्रजाति है, संकर प्रजाति, जो कहां से विकसित की गई, 21 सेट, कहां से, 21 से 1991 में, जो कहां पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित। कहां पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। एक क्वेश्चन और आप सबको बता देते हैं। अगर पूछ लेता कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला भारत का प्रथम राज्य, भाषा, ये भी जीएस का क्वेश्चन रिपीटेड में पूछा गया था। भाषा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य, अलग होने वाला प्रथम राज्य। तो भाषा के आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य हमारा कौन सा हो जाए, एपी। एपी मतलब क्या होता है, आंध्र प्रदेश। क्या होता है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो हैदराबाद। तो ये कब अलग हुआ था, 1853 में। कब अलग हुआ था, 1853 में। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला भारत का प्रथम राज्य, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। कब अलग हुआ था, 1853 में। कब अलग हुआ था, 1853 में। अब एक दो क्वेश्चन और आपको जीएस का बताते हैं। अगर पूछ लेता कि भारत में प्रथम बार रेल कब चला गया था, तो ये भी 1853 में चला गया था। 1853 में कितने किलोमीटर चला गया था, 34 किलोमीटर। प्रत्यक्ष होता है, देखा, बर्गर। प्रत्यक्ष होता है। स्पेसिंग इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तो सीडर ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सबके लिए मतलब लगभग पूछा भी गया कंपटीशन में, और महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीपीएच 8। देखो अभी हमने जो आप सबको बता रहे थे वो यही ये वैरायटी का नाम आ गया आईसीपीएच 8। पहला ये भी ध्यान रखना कि आईसीपीएच 8 अरहर किसकी प्रजाति, अरहर की। और कैसी वैरायटी, हाइब्रिड प्रजाति, कैसी संकर प्रजाति, कैसी प्रजाति है, संकर प्रजाति, जो कहां से विकसित की गई, 21 सेट। कहां से, 21 सेट से 1991 में, जो कहां पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित। कहां पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। एक क्वेश्चन और आप सबको बता देते हैं। अगर पूछ लेता कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला भारत का प्रथम राज्य, भाषा, ये भी जीएस का क्वेश्चन रिपीटेड में पूछा गया था। भाषा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य, अलग होने वाला प्रथम राज्य। तो भाषा के आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य हमारा कौन सा हो जाए, एपी। एपी मतलब क्या होता है, आंध्र प्रदेश। क्या होता है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो हैदराबाद। तो ये कब अलग हुआ था, 1853 में। कब अलग हुआ था, 1853 में। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला भारत का प्रथम राज्य, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। कब अलग हुआ था, 1853 में। कब अलग हुआ था, 1853 में। अब एक दो क्वेश्चन और आपको जीएस का बताते हैं। अगर पूछ लेता कि भारत में प्रथम बार रेल कब चला गया था, तो ये भी 1853 में चला गया था। 1853 में कितने किलोमीटर चला गया था, 34 किलोमीटर। कितने, 34 किलोमीटर। कहां से कहां के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में। कहां से, मुंबई से थाने के बीच में। जो मुंबई से थाने के बीच में किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि भारत में पहली बार ट्रेन कब चलाई गई थी, 1853 में। कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर। कहां से कहां के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो ये हमारी वैरायटी आईसीपीएच 8 किसकी वैरायटी है, प्रजाति अरहर की। कब विकसित की गई, 1991 में, 21 सेट, हैदराबाद से, जो हैदराबाद में स्थित। अब ये वैरायटी पूछा जाता है, प्रभात। प्रभात जो पूछा जाता है ये इस तरह पूछा जाता है कि निम्न में से अरहर की सबसे जल्दी पकने वाली प्रजाति, तो प्रभात है। अगेती प्रजाति और सबसे जल्दी पकने वाली प्रजाति हमारी अरहर की कौन सी हो जाएगी, तो हमारी कौन सी वैरायटी प्रजाति, प्रभात। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना। अगर पूछ लेता कि अरहर की जल्दी पकने वाली प्रजाति या सबसे अगेती प्रजाति निम्न में से कौन सी है, तो प्रभात वैरायटी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, प्रभात।
तो इसको आप ध्यान रखना। आईसीपीएच एक्ट किसकी वैरायटी अरार की है, 31 हैदराबाद से विकसित की गई तो 1991 में। प्रभाव भी किसकी वैरायटी अरार की, कैसी वैरायटी है, जल्दी पकने वाली प्रजाति आगे थी प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बीट डिजीज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बीट या उठा रोग अरार की सबसे भयानक बीमारी, अत्यंत हानिकारक रोग है। क्या मोस्ट सीरियस डिजीज आप पिजन पिया जिसे बोला जाता है, तुरी आहार। तो अरार की सबसे भयानक बीमारी कौन सी होती है, हमारी बीट डिजीज, जो फ्यूजेरियम उडम नामक फफूंदी या कवक द्वारा होता है। ये आप ध्यान रखना, फ्यूजेरियम उडम नामक फफूंदी या कवक द्वारा होता है। जितने भी देखे होंगे अधिकतर जो डिजीज बिल्ट उल्टे रखते हैं, ये सब डिजीज किसके द्वारा, फंगस या कवक द्वारा होता है। तो कवक का नाम ये फ्यूजेरियम उडम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्यूजेरियम उडम। कंट्रोल सीडोमोनास फ्लोरोसेंस 3 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी की दर से घोल बना के छिड़काव करते। तो ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूछा जा सकता है कि अरार की सबसे भयानक बीमारी किसके द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है। या कौन सी सबसे भयानक बीमारी बिल्ट डिजीज किस कवक द्वारा होता है, फ्यूजेरियम उडम नामक कवक या फफूंद के द्वारा होता है। कवक के अध्ययन को आप सबको पता ही होगा, माइकोलॉजी कहा जाता है। किसे, माइकोलॉजी। कवक की खोज किसने की थी, पी माइकेली ने की थी। किसने की थी, पी माइकेली ने की थी। अब आ जाता है स्टेरिलिटी, ऐसी वैरायटी जल्दी पकने वाली प्रजाति आगे थी प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बीट डिजीज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बीट या उठा रोग अरार की सबसे भयानक बीमारी, अत्यंत हानिकारक रोग है। क्या मोस्ट सीरियस डिजीज आप पिजन पिया जिसे बोला जाता है, तुरी आहार। तो अरार की सबसे भयानक बीमारी कौन सी होती है, हमारी बीट डिजीज, जो फ्यूजेरियम उडम नामक फफूंदी या कवक द्वारा होता है। ये आप ध्यान रखना, फ्यूजेरियम उडम नामक फफूंदी या कवक द्वारा होता है। जितने भी देखे होंगे अधिकतर जो डिजीज बिल्ट उल्टे रखते हैं, ये सब डिजीज किसके द्वारा, फंगस या कवक द्वारा होता है। तो कवक का नाम ये फ्यूजेरियम उडम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्यूजेरियम उडम। कंट्रोल सीडोमोनास फ्लोरोसेंस 3 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी की दर से घोल बना के छिड़काव करते। तो ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूछा जा सकता है कि अरार की सबसे भयानक बीमारी किसके द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है। या कौन सी सबसे भयानक बीमारी बिल्ट डिजीज किस कवक द्वारा होता है, फ्यूजेरियम उडम नामक कवक या फफूंद के द्वारा होता है। कवक के अध्ययन को आप सबको पता ही होगा, माइकोलॉजी कहा जाता है। किसे, माइकोलॉजी। कवक की खोज किसने की थी, पी माइकेली ने की थी। किसने की थी, पी माइकेली ने की थी। अब आ जाता है स्टेरिलिटी मोजाइक, बंध्यता जिसे बोला जाता है। क्या, बंध्यता या स्टेरिलिटी मोजाइक रोग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टेरिलिटी मोजाइक। या रोग किसके द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, स्टेरिलिटी मोजाइक यही पूछा जाता है सीधा, ऐसे इंग्लिश में लिख देगा। तो स्टेरिलिटी मोजाइक रोग किसमें लगता है, अरार में लगता है। भाई किसके द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है। तो विषाणु या वायरस के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वायरोलॉजी कहा जाता है। इसके कंट्रोल के लिए हम जो प्रभावित पौधे होते हैं उसको काटकर नष्ट कर देते हैं, या उसको मतलब जला देते। क्या कर देते, जला देते। तो पहला बीट डिजीज, दूसरा हो जाए स्टेरिलिटी मोजाइक रोग। उसके बाद एक और पूछा जाता है, कैंकर डिजीज किसमें होता है। आप सब ऐसे नोट कर लेना, कैंकर रोग। तो कैंकर डिजीज जो होता है ये भी किसमें होता है, अरार में होता है। आप नोट कर लेना अलग से, बाई चांस कभी पूछ लेता है तो कैंकर डिजीज किसमें लगता है, तो ये भी अरार में लगता है। किसमें लगता है, अरार में लगता है। देखो इसमें तो है बहुत कुछ, लेकिन तो हम आप सबको केवल वही क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पर जो परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अरार में प्रोटीन की मात्रा अगर पूछ लेगा तो 22% होता है। कितना होता है, 22%, 22.5% अरार में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, 22% होता है। तो ये आप ध्यान रखना कि अरार में प्रोटीन की मात्रा लगभग 21 से लेकर 23 तक दे सकता है। तो 22, 21, 22, 23 भी हम याद रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हार्वेस्टिंग देखो, अरार के कितने प्रतिशत फलियां पककर तैयार हो जाते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो अरार में लगभग 75 से 80% जो उसकी फलियां पककर तैयार हो जाती है। तो इन फसलों की हार्वेस्टिंग करते हैं। इंडिया उपज करते हैं 16 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है दाना। अगर लकड़ी की बात किया जाए तो 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसमें लकड़ी प्राप्त होता है। देखिए होंगे कि अरार में दाना कम प्राप्त होता है, लेकिन तो लकड़ी अधिक, क्योंकि उसका पौधा ही काफी बड़ा होता है, उसमें काफी ब्रांचें शाखाएं निकलती है। अरार के जो फूल का कलर होता है, फ्लावर कलर कैसा होता है, बहुत काफी स्टूडेंट देखोगे हो सकता है। तो अरार के जो फ्लावर कलर होता है वो येलो होता है। कैसा होता है, येलो यानी पीला होता है। तो ये आप ध्यान रखना कि अरार के फूल का रंग कैसा होता है, येलो या पीला होता है। तो हार्वेस्टिंग हम कब करते हैं, जब इसकी फलियां लगभग 75 से 80% मैच्योर हो जाती हैं, तब इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। इंडिया उपज दाना की बात की जाए तो 16 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, लकड़ी की बात की जाए तो 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों। इसके बारे में हम देख लेते हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चन है। पहला जाता है इंडियन मस्टर्ड। क्या हो जाए, इंडियन मस्टर्ड या भारतीय सरसों या राई या लाह या राय। तो सबसे आप केवल यही जानना, इंडियन मस्टर्ड या भारतीय सरसों का बोटेनिकल जो होता है, ब्रेस्का जंसिया होता है 2 यानी इसमें कितना होता है 36। अगर देखोगे कि अगर सरसों का बोटेनिकल हम देखें तो वहां लिख देता है ब्रेस्का स्पीसीज, क्या लिख देता है, ब्रेस्का स्पीसीज। तो ब्रेस्का स्पीसीज का मतलब इसके अंतर्गत कई जातियां आती, क्या कई जातियां आती। तो सभी जातियों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे बोटेनिकल। इंडियन मस्टर्ड या भारतीय सरसों, तो इसका बोटेनिकल ब्रेस्का जंसिया होता है 2 यानी 36 होता है। क्रोमोसोम नंबर इसमें कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भूरी सरसों।
ब्रेस्का कंपेस्टिस इसमें सेम रहेगा, लेकिन तो यहाँ पर इसके वैरायटी बदल जाएगा, डाइचोटोमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइचोटोमा हो जाएगा। पहला जाता है इंडियन मस्टर्ड। क्या हो जाए? इंडियन मस्टर्ड या भारतीय सरसों या राई या लाह या राय। तो सबसे आप केवल ये जानना, इंडियन मस्टर्ड या भारतीय सरसों का बोटेनिकल नेम जो होता है, ब्रेस्का जंसिया होता है, 2 n = इसमें कितना होता है? 36। अगर देखोगे कि अगर सरसों का बोटेनिकल नेम हम देखें तो वहां लिख देता है ब्रेस्का स्पीसीज। क्या लिख देता है? ब्रेस्का स्पीसीज। तो ब्रेस्का स्पीसीज का मतलब इसके अंतर्गत कई जातियां आती। क्या कई जातियां आती? तो सभी जातियों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे बोटेनिकल नेम। इंडियन मस्टर्ड या भारतीय सरसों, तो इसका बोटेनिकल नेम ब्रेस्का जंसिया होता है, 2 n = 36 होता है। क्रोमोसोम नंबर इसमें कितना हो जाएगा? तो 36 हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भूरी सरसों। क्या हो जाएगा? भूरी सरसों, ब्राउन मस्टर्ड जिसे बोला जाता है या इंडियन राई बोला जाता है। तो भूरी सरसों का ब्रेस्का कंपेस्टिस, देखिए ब्रेस्का कंपेस्टिस इसमें सेम रहेगा, लेकिन तो यहाँ पर इसके वैरायटी बदल जाएगा, डाइचोटोमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइचोटोमा हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना कि भूरी सरसों का अगर पूछ लेता है ब्राउन मस्टर्ड या भूरी सरसों का बोटेनिकल नेम ब्रेस्का कंपेस्टिस वैरायटी डाइचोटोमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइचोटोमा, 2 n = हो जाएगा 20। पीली सरसों का बोटेनिकल नेम वही रहेगा, ब्रेस्का कंपेस्टिस वैरायटी सरसों हो जाएगा। वैरायटी क्या होता है? सरसों। तो ब्रेस्का कंपेस्टिस वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जाके वैरायटी बदल जाएगा, तो सरसों में इसमें भी 2 n = कितना होता है? 20 या 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। तो ये ध्यान रखना कि भूरी सरसों के ब्रेस्का कंपेस्टिस वैरायटी डाइचोटोमा, 2 n = 20। पीली सरसों की भी वही रहेगा, ब्रेस्का कंपेस्टिस वैरायटी सरसों हो जाएगा, लेकिन इसमें 2 n = कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। अब देखिए ये क्वेश्चन आ जाता, तारा मीरा या दुर्वा, तारा मीरा या दुर्वा सरसों पूछा जाता। यूका सटाइवा, ये आप किताब इंटरमीडिएट का देखोगे तो उसमें जहां पर सरसों की दिया वहां पर एक क्वेश्चन सब लगभग मैच करेंगे कुछ क्वेश्चन इसमें। तो तारा मीरा या दुर्वा सरसों का बोटेनिकल नेम जिसे बोला जाता है इरूका सटाइवा, इसका यही आता है इरूका सटाइवा। इसमें कोई वैरायटी अलग से नहीं होती, तो इसका बोटेनिकल नेम इरूका सटाइवा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में सबसे अधिक सरसों का क्षेत्रफल उत्पादन किस राज्य का है? तो राजस्थान का। क्या है? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। सरसों की फसल का मुख्य खरपतवार ओरोबैंकी होता है। क्या होता है? ओरोबैंकी, जिसे बोला जाता है टोटल रूट पैरासाइट बोला जाता है। पूर्ण जड़ परजीवी कौन सा होता है? खरपतवार है। किस फैमिली का खरपतवार? सोलेनेसी फसलों का मुख्य खरपतवार माना जाता है, ओरोबैंकी माना जाता है। किसे माना जाता है? ओरोबैंकी को माना जाता है। तो भारत में सरसों का सबसे अधिक क्षेत्रफल राजस्थान में होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य गोवा। गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी? तो पणजी हो जाएगा। सरसों की फसल का मुख्य खरपतवार कौन सा होता है? ओरोबैंकी होता है। क्या होता है? ओरोबैंकी, जिसे बोला जाता है टोटल रूट पैरासाइट या सोलेनेसी फसलों का मुख्य खरपतवार माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरसों के तेल में तीव्र गंध आने का कारण देखिए होगी, जब हम सरसों को ले जाते हैं पेराई के लिए, किसके लिए? पेराई के लिए जाते हैं, तो देखिए होगी उसमें तीव्र गंध आता है। उसमें उसके हमारी आंखें क्या होती है? उसमें देखो अगर पास में खड़े हैं तो उसमें बहुत हमारी आंखों में लगने लगता है। तो किसके कारण होता है? इसी कारण सिनेग्रीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? सिनेग्रीन के कारण होता है। तो ये जब सरसों को हम ले जाते हैं दुकान पे या जो हमारी मशीन होती है आटा चक्की वाली पहनने वाली, वहां पे अगर पहनने के लिए ले जाते हैं तो अगर वहां पास में खड़े हो जाते हैं तो देखते हैं कि आंखों में बहुत ही लगता है। तो किसके कारण है? सिनेग्रीन। अब सरसों के तेल में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है? इरोसिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? इरोसिक एसिड पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि अगर पूछ लेता है कि सरसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इरोसिक एसिड या सरसों के तेल में तीव्र गंध आने का कारण, तो क्या हो जाएगा? सिनेग्रीन। काली सरसों का ब्रेस्का नाइग्रा हो जाएगा। अगर मैं पूछ लेता ब्लैक सरसों, काली सरसों का बोटेनिकल नेम, तो काली सरसों का जो हमारा बोटेनिकल नेम हो जाएगा ब्रेस्का नाइग्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेस्का नाइग्रा। 2 n = क्रोमोसोम नंबर = कितना हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। तो पहला क्वेश्चन, सरसों के तेल में तीव्र गंध आने का कारण सिनेग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिनेग्रीन। सरसों के तेल में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है? तो एल्कलाइड अगर देखा जाता है तो इरोसिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? इरोसिक अम्ल पाया जाता है। काली सरसों का बोटेनिकल नेम ब्रेस्का नाइग्रा होता है। क्या होता है? ब्रेस्का नाइग्रा होता है। इसमें 2 n = कितना होता है? तो 16 हो जाएगा। कितना? 16। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वैरायटियां प्रजातियां में राई या लाह सभी की किरण। किरण इसे बोला जाता है पीपीसी 9225। क्या किरण या पीपीसी 9225 हो जाए। तो ये ध्यान रखना, किरण आप ध्यान रखना, यही पूछा जाएगा। पूषा अग्रहणी क्या हो जाएगा? पूषा अग्रहणी, उर्वशी, वरुणा, वरदान, रोहिणी, वैभव और पूषा गोल्ड। गोल्ड गोल्ड क्या? पूषा गोल्ड मतलब क्लीन गोल्ड। आप सब देखे होंगे कि जब मैच होता तो कोई ना कोई क्लीन गोल्ड हो जाता है। क्या? क्लीन गोल्ड हो जाता है। अब क्लीन गोल्ड हो गया तो पूषा गोल्ड मतलब ये आउट हो गया, गोल्ड हो गया। अगर जहां गोल्ड लगा तो समझ लेना गेहूं है। गोल्ड मतलब सोना। गेहूं हमारे किस कलर का होता है? सोने के कलर का होता है। जहां पर लगा पूषा गोल्ड
अगर एक वैरायटी है पूछ लिया पूसा गोल्ड, तो पूसा गोल्ड किसकी वैरायटी होती है? गेहूं की। तो देखोगे हमारा गेहूं किस कलर का होता है? सोने के कलर का होता है। कैसा? सोने के कलर। जब गेहूं मैच्योर हो जाता है तो सोने के कलर हो जाता है। तो पूसा गोल्ड मतलब गेहूं जो गोल्ड होता है वो सोने के कलर का होता है। तो ये किसकी वैरायटी है? गेहूं की प्रजाति। अगर पूसा गोल्ड लग गया, मैच खेलते हैं जैसे गोल्ड हो जाते हैं, तो समझ लेना किसकी वैरायटी हमारी? सरसों की हो जाएगी। किसकी? सरसों की वैरायटी है प्रजाति। तो किरण हो जाएगा, पूसा अग्रणी हो जाएगा, वरुणा हो जाएगा, वरदान हो जाएगा, वैभव हो जाएगा, रोहिणी हो जाएगा, और पूसा गोल्ड। ये सब सरसों की काफी महत्वपूर्ण वैरायटी है। और पूसा जय किशन, ये भी वैरायटी पूछा जाता है। पूसा जय किशन, ये यहाँ पर भी ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता कि पूसा जय किशन किसकी वैरायटी है, तो ये भी हमारी किसकी वैरायटी है? सरसों की वैरायटी मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भूरी सरसों हमारा दे दिया है, तो भूरी सरसों में पूसा कल्याणी हो जाएगा। क्या? पूसा कल्याणी। अब देखिए पूसा कल्याणी जो वैरायटी कहां से विकसित की गई? ये 1972 में कानपुर से विकसित की गई थी। कहां पर? 1972 में कानपुर से निकाली गई थी। इसमें तेल की मात्रा 45। होता है। अगर देखा जाता है ऑयल कंटेंट या तेल की मात्रा देखा जाता है, तो इसमें जो तेल की मात्रा होती है कितनी होती है? 45% होता है। कितना? 45%। राई, राया, ला हो जाएगा, वरुणा हो जाएगा, क्रांति हो जाएगा, पूसा गोल्ड हो जाएगा, वरदान। ये सब हमारी किसकी वैरायटी हो जाएगी? तो ये हमारी वैरायटी किसकी हो जाएगी? सरसों की। किसकी वैरायटी? सरसों की वैरायटी प्रजात हो जाएगा। तो भूरी सरसों का वैरायटी पूसा कल्याणी। पूसा कल्याणी इस तरह भी पूछा जा सकता है, और ऐसे पूछ लेता है कि पूसा कल्याणी किसकी वैरायटी प्रजाति, तो किसकी हो जाएगी हमारी? सरसों की वैरायटी प्रजाति है। पूसा कल्याणी कहां से निकालेगी? 1972 में कानपुर से निकालेगी। कहां पर? 1972 में कानपुर। इसमें तेल की मात्रा 45% होता है। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सीट रेट यहाँ पर अगर बीज दर पूछ लेता है, तो हमारी जो सरसों की बीज दर होती है 5 से 6 किलोग्राम। कितना होता है? 5 से 6 किलोग्राम। अगर वही पूछ लेता तोरिया सरसों, तोरिया सरसों की स्पीसीज जाती है। क्या? तोरिया सरसों की जाते हैं। इसकी बीज दर अगर पूछ लेगा तो 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। वैसे सामान्य रूप से जो सरसों की बीज दर होती है 5 से 6 किलोग्राम, लेकिन तो तोरिया सरसों की बीज दर कितनी होती है? 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। थिनिंग की क्रिया किसमें की जाती है? सरसों में की जाती है। क्या? अब थिनिंग क्या होता है? जो अनावश्यक पौधे होते हैं या कुछ, अगर हम बीज की बुआई करते हैं, कुछ पौधे हमारे पास यानी उग जाते हैं। अगर पास उग जाते हैं तो दूरी की स्पेसिंग यानी दूरी को मेंटेन करने के लिए हम कुछ पौधों को वहां से निकाल देते हैं, तो उसी को बोला जाता है थिनिंग या छटनी। क्या बोला जाता है? थिनिंग या छटनी उसे बोला जाता है। तो ये आप ध्यान रखना। तो थिनिंग की क्रिया किसमें की जाती है? और फसलों में थिनिंग की क्रिया की जाती है, जैसे हमारा मक्का होगा उसमें भी किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरसों की फसल जो मुख्य हानिकारक कीट होता है हमारा माहू या चेपा कीट। माहू जो होता है सबसे मुख्य फसल मुख्य हानिकारक कीट माना जाता है। तो सरसों की फसल का सबसे हानिकारक कीट ये होता है। अब इसमें इंडिया उपज देख लेते हैं। तो राई सरसों में उपज 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। तो यह सरसों में 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। तो ये ध्यान रखना कि अगर सबसे हानिकारक कीट कौन सा माना जाता है? माहू माना जाता है सरसों की फसल का। इंडिया उपज में तो सरसों में राई या सरसों 15 से 20 क्विंटल, अगर तो यह सरसों पूछ लेगा तो 12 से 15 क्विंटल। सरसों में तेल की मात्रा अगर देखा जाता तो 33 से 48% के आसपास रेशियो चलता है। लेकिन तो अगर यहाँ पर देख लेते हैं पीली या भूरी सरसों में 35 से 48% होता है। राई जो हमारी सरसों होता है उसमें 33 से 42% होता है। तोरिया सरसों में 33 से 46% होता है। और तारा मीरा सरसों में 30 से 35% होता है। अगर एक जात के बारे में देखेंगे तो इसमें लगभग अलग आ सकता है, लेकिन तो इसमें लगभग चलता है 35 से 48% के बीच में इसमें रेशियो चलता है कि सरसों में तेल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारी इसको आप ध्यान रखना कि जो माहू जो है उसके बाद इसमें जो इंडिया उपज होता है सरसों में 15 से 20, उसमें तोरिया में 12 से 15, तेल की मात्रा ये हमारी हो जाएगी। तो आज हम अपना जो क्लास है यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि इसके बाद सर हमारे योगेश सर पढ़ाएंगे जो भी एनिमल हस्बेंड्री या हो सकता है पशुपालन जो भी पढ़ाया जाए। उसके बाद आप सबकी जो भी क्लास चलेगी, तो आप सभी लोग 2-4 मिनट में पुनः लाइव आइए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी होने वाली। तो इसको एक क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर रही है। बाकी सर ने आप सबको पूरा डिटेल से पढ़ाया है। जो भी एक क्वेश्चन आप सबको हम बीच बीच से उसको भी पढ़ाते रहेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।